Good morning, students. Today's subject is constitutional law, and today's topic is important amendments in the Indian Constitution. Okay, so for this topic, I'm giving you a brief introduction of the important amendments in the Indian Constitution. Uh, Listen, guys, this must be come into your mind that why I'm giving you a brief introduction of the subject of the constitutional law. So here I would like to clear all of you that I am going to take the part of the introduction of the constitutional law. Alright, so yet I have not started the chapter wise study of the constitutional law. Initially, I explained in front of you about the constitution, the enforcement dates of the constitution, then objectives, aims, purposes of the constitution. Then I have discussed with you an overview of the total parts and total articles and total schedules of the Indian Constitution, and I have also discussed a brief intro of the articles inserted in the parts, various parts, and the subjects mentioned in the schedules. So in the same introduction, in the same title of the introduction of the Indian Constitution, my next intro about to the amendments of the Indian Constitution. Alright, so I am again noted here that I have not yet started the chapter wise study of the Indian Constitution. Alright, so let us start today's topic, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो अमेंडमेंट से हमारा अभिप्राय होता है संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत को कितनी बार संशोधन हुए हैं और उनमें से कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो तब से लेकर आज तक हमारे संविधान के अंतर्गत 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं टिल जनवरी 2020 तक की अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो हमारे संविधान के अंदर कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। The latest amendment has extended the reservation of seats of SC and STs in the state assemblies and Lok Sabha. अब अगर बात की जाए कि जो recent amendment हुआ था अभी 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, उसका संबंध किससे था? तो भी उसका संबंध था SC ST कम्युनिटी को लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषदों में जो उनका रिजर्वेशन है उसको आगे बढ़ाया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू अप नेक्स्ट टू 10 ईयर्स के लिए। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि 104 संशोधन हमारे संविधान में कैसे हुए, तो देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कठोर संविधान नहीं है। हमारा संविधान कैसा संविधान है? हमारा संविधान जो है कहीं कहीं पर कठोर है और कहीं कहीं पर लचीला भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ना ही तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। तो इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुरूप संशोधन किए गए हैं, ठीक है। और संशोधन के बारे में जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 20 में बताए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 22 भाग थे जब संविधान बना था तब। तो संशोधन के प्रावधान जो हैं वो जब संविधान बना था तभी जोड़ दिए गए थे भाग 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 आपको याद रखना है। आगे अगर मैं बताऊं आपको कि इसका प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, किस तरीके से संशोधन होगा, ये सब
कुछ भी पार्ट 20 के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 368 में ही दिया गया है। और इस पर एक लंबी चर्चा हुई थी केशवानंद भारती केस में, जो डिसाइड हुआ था सन 1973 में। इस केस को मैं आपको कई बार पढ़ाऊंगी और अलग अलग टॉपिक्स में ये केस को रिलेट करके हम आपको बताएंगे। पर आज अभी के लिए बस इतना ही कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है और उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी विवेचना कौन से केस में की गई थी? उसकी विवेचना की गई थी केशवानंद भारती के केस में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो आपको याद रखना होगा हमेशा। अब अगर हम बात करें कि संविधान में संशोधन होता कैसे है, भाई ये संशोधन किया कैसे जाता है, तो देखिए संशोधन वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे इसे, लेकिन आज अभी आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि संविधान में जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, द प्रोसीजर है, दे आर 3 वेज। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करने के 3 तरीके हैं। पहला, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से कोई संशोधन जब पारित किया जाता है, कोई विधेयक जब पारित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सामान्य मेजॉरिटी से पारित संशोधन। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी का यहाँ पर मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत जो है वो होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। अब स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, स्पेशल मेजॉरिटी भी हो और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी मिले, इसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मेजॉरिटी। ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि संशोधन 3 तरीके से होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा सेपरेट चैप्टर है और मैं आपको इसे बहुत डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में है? 368 में। आपको ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 में। आपको बताना है कि संविधान, याद रखना है कि संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया कहाँ दी, किस केस में डिसाइड हुआ था? तो वो था केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 में केस डिसाइड हुआ। अगर हम आपसे पूछा जाए कि संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ ब्रीफ था कि संशोधन कैसे होता है, कितने संशोधन हो चुके हैं, ये एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश की है। तो चलिए आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स की जो लिस्ट है, उसमें से जो पहला अमेंडमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। देखिए, संविधान लागू हुआ 1950 में और 1 साल के अंदर ही ये ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना ज़रूरी होगा और इसके लिए संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1951 में किया गया। 1951 के संशोधन के द्वारा क्या प्रोविजंस ऐड किए गए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो देखिए, सबसे पहला था एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। पहले संशोधन के द्वारा ही राज्यों को ये शक्ति दी गई कि वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ प्रावधान बना सकें, कुछ स्पेशल प्रावधान बना सकें। ठीक है, तो जैसे आज EWS को रिजर्वेशन जो मिल रहा है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये
संविधान के पहले संशोधन में कह दिया गया था कि अगर राज्य चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। SC ST OBC SBC MBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो पहले संविधान में ही बता दिया था कि राज्य चाहे तो वो प्रावधान कर सकता है। इसलिए देखिए रिजर्वेशन की जो व्यवस्था होती है ना वो हर राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि हर राज्य का जो सामाजिक परिदृश्य होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें संशोधन किया, इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो क्या था? 9th schedule to protect the land reform and other laws included in it from the judicial review। नवीं अनुसूची, मैंने कल आपको जब अनुसूचियाँ पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 9th शेड्यूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। इसमें किसी प्रावधान को अगर रख दिया जाता था तो ये मान लिया जाता था कि अब वो प्रावधान लॉक हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको साथ ही ये बताया था कि ऐसा नहीं है। वास्तव में किसी भी प्रावधान को आप हमेशा के लिए लॉक नहीं कर सकते, उसकी एक की ज़रूर होती है जिसके थ्रू आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर किन किन ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शंस जब देखिए आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में और हम जनरली भी बात करते हैं कि मुझे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आई हैव अ राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई कैन एक्सप्रेस माई वे एज आई वॉन्ट, राइट। तो जितना भी आप ये देखते हैं प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सब एक्सप्रेशन के मोड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन के मोड से किसी के अधिकारों का वायलेशन होता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में जो था वो ये बताया गया कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर अमेंडमेंट पर जो है ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और इन रेस्ट्रिक्शंस में 3 रेस्ट्रिक्शंस और ऐड की गई, जो था पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, और तो ये जो पब्लिक ऑर्डर मतलब जनता के बीच में एक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे। ठीक है, उन शांति भंग ना हो, तो शांति भंग के आधार पर भी अगर कोई ऐसी बात बोलता है या ऐसा कोई एक्सप्रेशन देता है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो सकता है तो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हम किसी भी राष्ट्र के बारे में, जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या चाइना है या फिर अमेरिका है या फिर रशिया है या फिर उत्तर कोरिया है, हम किसी के बारे में जिनके साथ हमारे मित्रवत संबंध हैं कुछ ऐसा ना कहें जिससे कि क्षोभ उत्पन्न हो, जिससे कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी लिमिटेशंस, जो उसकी बाउंड्रीज दी गई हैं, उनके बियॉन्ड जाकर हो। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। ठीक है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई भी बात या व्याख्या नहीं देगा जिससे कि अपराध करने के लिए प्रेरणा मिलती हो। तो इस किसी व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उसके उत्तेजनापूर्ण भाषणों को, यदि वो अपराध बढ़ाने की प्रवृत्ति वाले हैं, तो उसको रोका जा सकता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ और उसके थ्रू क्या क्या संशोधन जो है वो हमारे संविधान में किए गए। ठीक है, तो होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।